हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 8 जुलाई 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उन सभी प्रमुख पेज को लिया जाएगा, यानी सभी पेजों को लिया जाएगा। बिजनेस, स्पोर्ट्स, नेशनल, इंटरनेशनल और एडिटोरियल, सभी पेजों को इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। एक विजेता सिर्फ एक हारा हुआ इंसान है जिसने एक बार और कोशिश की और कोशिश करने की ठानी है। यानी अगर आपको सफलता नहीं मिलती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रयास छोड़ दीजिए, क्योंकि असफल व्यक्ति ही और मेहनत करता है और निश्चित तौर पर सफलता पाता है। अगर आप में कोई किसी कमी के कारण आपकी सफलता रुक गई है तो आप उस कमी को दूर करिए, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। अब आज के न्यूज़पेपर को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़, 3 नेशनल न्यूज़ है हमारे लिए। पीछे हटने लगी चीनी सेना। दूसरी न्यूज़ है भारत में प्रति 10 लाख आबादी पर मृत्यु दर के मामले सबसे कम है। महिला सैनिकों पर स्थायी कमीशन लागू करने के लिए 1 महीने का समय। अब इन तीनों न्यूज़ को हम डिटेल से देखते हैं। पहली न्यूज़, पीछे हटने लगी चीनी सेना। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर तनाव घटाने की पहल जारी रखते हुए चीन ने मंगलवार को गलवान घाटी के पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से अपने सैनिकों को पीछे हटाना शुरू कर दिया है। हॉट स्प्रिंग और गोगरा इलाके से भी चीनी सैनिकों के पीछे हटने का सिलसिला शुरू हो गया है। भरोसेमंद उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से चीनी सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया में 2 से 3 दिन का समय लगेगा। तनातनी के हर पॉइंट से सैनिकों को हटाने की प्रक्रिया में समय इसलिए लगेगा क्योंकि कोर कमांडर स्तर पर बनी सहमति के अनुसार दोनों पक्षों के कमांडर जमीनी स्तर पर मौका मुआयना कर एक दूसरे से पुष्टि करेंगे। सूत्रों के अनुसार इस बात की पुख्ता संभावना है कि पेट्रोल पॉइंट 14 के बाद बुधवार को चीनी सेना हॉट स्प्रिंग में पेट्रोलिंग पॉइंट 17 और 17A से भी पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू कर देगी। अगले 2 से 3 दिनों में इन जगहों से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट जाएंगी, इसके पुख्ता संकेत मिले हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है भारत में प्रति 10 लाख आबादी पर मृत्यु दर व मामले सबसे कम। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के मामले में भारत भले ही दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है, लेकिन अगर प्रति 10 लाख आबादी पर संक्रमित मामलों और मृत्यु की बात करें तो अन्य देशों की तुलना में भारत की स्थिति बहुत बेहतर है। मरीजों के स्वस्थ होने की दर भी बढ़कर 61.13% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 6 जुलाई की विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थिति रिपोर्ट 168 के हवाले से कहा है कि भारत में प्रति 10 लाख आबादी पर मृत्यु दर 14.27 है, जो वैश्विक औसत 68.29 से बहुत कम है। अगर 1 लाख आबादी पर मरने वालों की बात करें तो भारत में यह संख्या 1.42 लाख बैठती है। ब्रिटेन में प्रति 10 लाख आबादी पर कोरोना महामारी के कारण 65.14 लोगों की मौत हुई है। स्पेन में यह संख्या 607.1, इटली में 576.6 और फ्रांस में 456.7 और अमेरिका में 391 है। नेक्स्ट न्यूज़ है महिला सैनिकों पर स्थायी कमीशन लागू करने के लिए 1 महीने का समय। सुप्रीम कोर्ट ने महिला सैन्य अधिकारियों की स्थायी कमीशन के मामले में सरकार के अपने आदेश को लागू करने के लिए 1 और महीने का समय दे दिया है। शीर्ष अदालत ने कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार को यह समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को सेना के 10 विभागों में स्थायी कमीशन देने का निर्देश दिया है। हालांकि कोर्ट ने इस फैसले के बाद भी युद्ध क्षेत्र में महिला अधिकारियों को तैनाती नहीं मिलेगी। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और इंद्र मल्होत्रा की पीठ ने सुनवाई करते हुए केंद्र को आदेश का पालन करने को कहा है। बता दें कि सरकार ने महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन के 2010 के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2010 में शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत सेना में आने वाली महिलाओं को सेवा के 14 साल पूरा करने पर पुरुषों की तरह स्थायी कमीशन देने का आदेश दिया था। रक्षा मंत्रालय ने
इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, लेकिन 17 फरवरी को शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने का फैसला सुनाया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान रक्षा मंत्रालय ने कहा कि निर्णय की प्रतिक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। तो ये 3 नेशनल न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में हमारे लिए 2 न्यूज़ हैं। इसमें 2 नहीं 3 न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है H1B वीज़ा के बाद छात्र वीज़ा पर खतरा। ये अमेरिका की न्यूज़ है। अमेरिका में अब भी नहीं थम रहा कोरोना की रफ्तार। और तीसरी न्यूज़ है चीनी ऐप पर अमेरिका भी लगाएगा बैन। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। अमेरिका के संघीय आव्रजन प्राधिकरण के सोमवार को जारी नए दिशा निर्देशों के तहत अगर विश्वविद्यालय अपनी सभी कक्षाएं केवल ऑनलाइन आयोजित करते हैं तो लाखों भारतीय छात्रों समेत विदेशी छात्रों को अमेरिका छोड़ना होगा और ऐसा न करने पर उन्हें निकाला भी जा सकता है। अमेरिका में रहने के लिए छात्रों को उन कॉलेजों में दाखिला लेना होगा जहां परिसर में कक्षाएं आयोजित हो रही हों। अमेरिकी शिक्षाविदों व सांसदों ने दिशा निर्देशों को भयावह और क्रूर करार दिया है। अमेरिकी आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन ने सोमवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय उन छात्रों के लिए वीज़ा जारी नहीं करेगा जिनके स्कूल या पाठ्यक्रम अगले सेमेस्टर में पूरी तरह ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं, और अमेरिकी सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा इन छात्रों को अमेरिका में दाखिल होने की अनुमति भी नहीं देगी। इस सेमेस्टर की पढ़ाई सितंबर से दिसंबर के बीच होती है। एजेंसी ने अमेरिका में पढ़ रहे ऐसे छात्रों को उन स्कूलों में तबादला कराने का सुझाव दिया है जहां कक्षाएं परिसर में कराई जा रही हैं, यानी कि ऑफलाइन कराई जा रही हैं। दूसरी न्यूज़ है कि अमेरिका में अभी भी नहीं थम रहा कोरोना वायरस। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी स्थित सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग के मुताबिक अमेरिका में कोरोना मरीजों की तादाद 29,10,023 हो गई है। वहीं मृतकों की संख्या का आंकड़ा 1,30,000 पहुंच चुका है। महामारी से सर्वाधिक प्रभावित न्यूयॉर्क प्रांत है, जहां संक्रमित मरीजों की तादाद 3,97,649 है, जबकि अभी तक 32,219 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस बीच महामारी के हॉटस्पॉट के तौर पर उभरे फ्लोरिडा प्रांत के मियामी शहर में रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने का आदेश वापस ले लिया गया है। देश में सबसे बड़े संक्रामक रोग विशेषज्ञ और व्हाइट हाउस के कोरोना वायरस टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर एंथनी फॉसी ने कहा कि स्थिति गंभीर है, सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। पिछले 24 घंटों के दौरान ईरान में संक्रमण से 200 लोगों की मौत हुई है। महामारी से एक दिन में जान गंवाने वालों की यह अब तक की सबसे अधिक संख्या है। रविवार से ईरान में मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। फेफड़ों का एक्सरे कराने के बाद ब्राजील के राष्ट्रपति जेर बोल्सोनारो की कोरोना जांच की गई है। हालांकि इस बात का पता नहीं चल सका है कि इसमें कोरोना से जुड़े कोई लक्षण दिखाई दिए हैं या नहीं। ब्राजील के राष्ट्रपति कार्यालय ने एक बयान में कहा है कि जांच की रिपोर्ट मंगलवार को आएगी। ब्राजील में 24 घंटे के दौरान 20,229 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 602 लोगों की मौत हुई है। देश में अब तक 65,487 लोगों की मौत हो चुकी है। तीसरी न्यूज़ है चीनी ऐप पर अमेरिका भी लगा सकता है बैन। देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए टिकटॉक समेत चीन के 59 सोशल मीडिया ऐप को भारत द्वारा प्रतिबंध करने के बाद अब अमेरिका भी इस तरह के संकेत दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया भी इस पर विचार कर रहा है। इन दोनों देशों की चिंताएं भी भारत जैसी ही हैं। फॉक्स न्यूज से बातचीत में अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि अमेरिकी सांसदों ने राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में टिकटॉक को लेकर गंभीर चिंता जताई है। हम अमेरिका की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकते हैं। चाइनीज सोशल मीडिया ऐप से संबंधित रिपोर्ट का हम गंभीरतापूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। इस बारे में हम उपयुक्त फैसला लेंगे। हम इस बात को लेकर चिंतित हैं कि चीन के कानून के तहत उनकी कंपनियां खुफिया विभाग के साथ सहयोग करने के लिए बाध्य हैं, जिसका नियंत्रण सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के पास है। उन्होंने अमेरिकी नागरिक को सलाह दी थी कि वे चीनी ऐप के इस्तेमाल में सावधानी बरतें, क्योंकि उनकी जानकारियां सीपीसी तक जा सकती हैं। टिकटॉक ने इन आरोपों पर यह कहते हुए सफाई दी है कि उसने उपभोक्ताओं का डाटा
चीन की सरकार को न कभी साझा किया है और न कभी करेगी। कोरोना वायरस के फैलाव को लेकर चीन के साथ बढ़ते तनाव, हांगकांग में चीन की दमनकारी रवैया और दोनों देशों के बीच चल रहे व्यापार युद्ध के बीच पोम्पियो की यह टिप्पणी काफी अहमियत रखती है। तो ये इंटरनेशनल पेज की 3 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में हमारे लिए 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है कि सही रणनीति से निकलेगा रास्ता। अब ये क्या न्यूज़ है? जैसे इस समय हालात चल रहे हैं वो चीन से रिलेटेड ही न्यूज़ हो सकती है। और दूसरी न्यूज़ है केंद्रीय सार्वजनिक कंपनियां देंगी अर्थव्यवस्था को ताकत। तो पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। सही रणनीति से निकलेगा रास्ता। आर्थिक विकास की गति देने के लिए सरकार अब केंद्रीय सार्वजनिक कंपनियों को खर्च करने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। चालू वित्त वर्ष में देश की 23 केंद्रीय सार्वजनिक कंपनियों के पूंजीगत खर्च का लक्ष्य 1,65,510 करोड़ रखा गया है। समझाया जा रहा है कि सार्वजनिक कंपनियों की तरफ से अपने पूंजीगत खर्च के रवैये को पूरा करने से आर्थिक विकास को तेज करने में काफी मदद मिलेगी। मंगलवार को इस संबंध में केंद्रीय सार्वजनिक कंपनियों के सीएमडी के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक की। वित्त मंत्री के साथ इस वर्चुअल बैठक में सभी 23 केंद्रीय सार्वजनिक कंपनियों के सीएमडी ने हिस्सा लिया है। मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक बैठक में वित्त मंत्री ने केंद्रीय कंपनियों द्वारा अब तक किए गए पूंजीगत खर्च की समीक्षा की है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कंपनियों के बेहतर प्रदर्शन से अर्थव्यवस्था को कोविड-19 से उबरने में मदद मिलेगी। उन्होंने इन कंपनियों को समय पर अपने पूंजीगत खर्च के लिए भी प्रेरित किया है। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अर्थव्यवस्था में तेजी आ रही है। बिजली व पेट्रोल की खपत के आंकड़े इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं। ई वे बिल में भी बढ़ोतरी की बात संकेत दे रही है। अब पहली न्यूज़ देख लेते हैं क्योंकि ये दूसरी न्यूज़ थी। 2015 में मोबाइल फोन बनाने वाली भारतीय कंपनी माइक्रोमैक्स के फाउंडर राहुल शर्मा का हौसला इतना बुलंद था कि वह फोन के लॉन्च पर अक्सर यह बात दोहराते थे कि उन्हें 100 करोड़ फोन बेचने के लिए बस 5 देश चाहिए। इस भरोसे के पीछे वजह भी थी। माइक्रोमैक्स ने 2014 में रूस में अपना फोन लॉन्च किया था और सितंबर 2015 तक रूस के फोन बाजार में इसकी हिस्सेदारी 4.5% हो गई थी। देश की दूसरी मोबाइल फोन कंपनियां कार्बन, लावा का जोश भी उफान पर था। अमिताभ बच्चन जैसे सेलिब्रिटी इनके ब्रांड एम्बेसडर थे। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह भारतीय मोबाइल उद्योग में चीन के वर्चस्व का इतिहास है। 2015 तक भारत की 4 मोबाइल फोन कंपनियां माइक्रोमैक्स, लावा, इंटेक्स और कार्बन की घरेलू बाजार में हिस्सेदारी 31% की थी, जो 2018 आते आते 7% ही रह गई। अब जब सरकार से लेकर देश की जनता तक चीनी उत्पादों को लेकर सख्त है तो भारतीय कंपनियों का जोश फिर बढ़ने लगा है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आत्मनिर्भरता की राह कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। सही रणनीति से ही आत्मनिर्भरता का रास्ता निकलेगा। भारतीय स्मार्टफोन बाजार में 80% तक की हिस्सेदारी रखने वाली 5 में से 4 कंपनियां शियाओमी, ओप्पो, वीवो और रेडमी चीन की हैं। 2017 में सरकार की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल्स मैन्युफैक्चरिंग के प्रोत्साहन के लिए फेडज मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम की घोषणा हुई थी ताकि भारत इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल्स का आयात घटा सके। इसका भी सबसे ज्यादा फायदा चीन की कंपनियों ने उठाया। मेक इन इंडिया के तहत इन कंपनियों के आने से इस सेक्टर में चीन से भारत का आयात बिल 2 साल में $28 अरब से घटकर $19 अरब रह गया। यह बड़ी बात है, लेकिन आत्मनिर्भरता का लक्ष्य केवल चीन से पीछा छुड़ाकर नहीं हासिल किया जा सकता है। आंकड़ों के मुताबिक सभी देशों से होने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स आयात में एक साल में $3 अरब की कमी आई है। 2018-19 में इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं का कुल आयात $52 अरब था, जो 2019-20 में $49 अरब का रहा। चीन से भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स आयात में $9 अरब की कमी आई है, लेकिन हांगकांग व वियतनाम से आयात में बढ़ोतरी हुई है। वित्त बाजार 2018-19 में भारत ने वियतनाम से $2 अरब का इलेक्ट्रॉनिक्स आयात किया था, जो 2019-20 में बढ़कर $4 अरब का हो गया।
तो ये बिजनेस पेज की 2 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में हमारे लिए हर बार की तरह 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है चीन के प्रति बदले नजरिया और नीति। चीन की मौजूदा नीति इसी बात को पुष्ट कर रही है कि वह भारत के लिए सुरक्षा संबंधी सबसे बड़ी चुनौती है। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है विदेश मंत्रालय में सचिव रहे विवेक काटजू द्वारा। दूसरा आर्टिकल है कि सेना के खिलाफ छिछोरी हरकत। इससे दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है कि सेना को सोशल मीडिया पर सक्रिय लफंगों की बेहूदगी का जवाब देना पड़े, यानी हम अपनी ही सेना पर सवाल उठा रहे हैं। और ये आर्टिकल लिखा है दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर राजीव सचान द्वारा। तीसरा आर्टिकल है हमारा पढ़ाई और परीक्षाएं। जिस तरह से कोरोना वायरस से इस समय पढ़ाई और परीक्षाएं दोनों प्रभावित हैं, उसी पर लिखा गया है ये तीसरा आर्टिकल। पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। चीन के प्रति बदले नजरिया और नीति। बीते शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख का दौरा किया। यह एकदम सही समय पर हुआ। इसके एक साथ कई महत्वपूर्ण संदेश गए हैं। इस एक दांव से प्रधानमंत्री ने भारत की पराक्रमी सेना, लद्दाख की जनता और पूरे देश के साथ ही चीन एवं अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को संदेश दिया है। गलवान घाटी के शहीदों के बलिदान को नमन करते हुए देश के लिए साहस और प्रतिबद्धता दिखाने वाली सेना को उचित ही प्रशंसा की है। उन्होंने सेना और स्थानीय जनता को आश्वस्त किया कि पूरा देश उनके साथ एकजुट है। उन्होंने चीन ही नहीं बल्कि समग्र विश्व को संदेश दिया कि भारत किसी दुस्साहस पर अपनी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। मोदी ने विस्तारवादी नीतियों पर चलने वाले देशों को चिताया। उन्होंने बिना नाम लिए ही चीन तक अपनी बात पहुंचा दी है। स्वाभाविक है कि उन्होंने कूटनीतिक कारणों से ऐसा नहीं किया। यह चीन के लिए संकेत था कि जहां भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर चीन की किसी भी एक तरफा कार्रवाई का प्रतिकार करेगा, वहीं उसकी मंशा शांतिपूर्ण वार्ता के जरिए मामला सुलझाने की भी है। 1980 के दशक में किसी को भी अनुमान नहीं था कि 30 वर्षों के दौरान चीन इतनी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। 1970 के दशक तक आर्थिक पलड़े पर चीन और भारत बराबर की स्थिति में थे। वर्ष 1978 में चीनी नेतृत्व ने अपनी आर्थिक दिशा ही बदल दी। उसने यह भी तय किया कि वह शक्ति अवश्य हासिल करेगा, परंतु उसका प्रदर्शन नहीं करेगा। शी जिनपिंग ने से पहले तक सभी चीनी नेताओं ने इस सतर्क रणनीति को ही अपनाया। अब चीन का आर्थिक रुतबा बहुत बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में शी आक्रामक हो गए हैं। लद्दाख में उसी आक्रामकता के प्रदर्शन किए गए हैं। चीन की मौजूदा नीति एक बार फिर यही पुष्ट करती है कि वह भारत के लिए सुरक्षा संबंधी सबसे बड़ी चुनौती है। चीन को जवाब देने के सिलसिले में आत्मनिर्भर बनने का प्रधानमंत्री मोदी का आह्वान बहुत मायने रखता है। भारत चीन से निम्न एवं उच्च तकनीकी उत्पादों का आयात करता है। ऐसे में छोटे तकनीकी उत्पाद की विनिर्माण क्षमताएं तेजी से विकसित करनी होंगी। उच्च तकनीकी उत्पादों के मामले में जरूर कुछ समय लगेगा। तब तक चीनी आपूर्ति की धारा को बंद नहीं किया जाए, बल्कि सक्रियता से उसके विकल्प तलाशे जाने चाहिए। किसी भी देश का वास्तविक सामर्थ्य उसकी अर्थव्यवस्था में निहित होता है। इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। चीनी चुनौती को देखते हुए हमें अपनी एकजुटता भी बढ़ानी होगी। हमारी राजनीतिक एवं सामरिक बिरादरी मिलकर ऐसी ठोस नीतियां बनाएं जो भविष्य में भी प्रासंगिक रहें। राष्ट्रीय हितों के लिए राजनीतिक लाभ के आकर्षण का मोह त्यागना पड़ेगा। इस दिशा में सहमति के लिए राजनीतिक वर्ग के बीच व्यापक एवं विश्वसनीय विमर्श जरूरी है। क्योंकि देश नीतियां अपने हितों के आधार पर तैयार करते हैं, तो हमें यह भी समझना होगा कि भारत और चीन के नेताओं के निजी रिश्तों का ताना बाना चीन को भारत के खिलाफ कुटिलता करने से भी नहीं रोक सकेगा। नेक्स्ट आर्टिकल है सेना के खिलाफ छिछोरी हरकत। लद्दाख में चीनी सेना के कदम पीछे खींच लेने के बाद भी सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाले चैन से नहीं बैठे हैं।
सेना के खिलाफ जो छिछोरी हरकत का आर्टिकल है ये, इस बेचैन लोगों में सबसे प्रमुख राहुल गांधी हैं। उनका बखूबी साथ दे रही है कांग्रेस की ट्रोल सेना। इस ट्रोल सेना में कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता तो हैं ही, अन्य लंपट, लफंगे और उन्मादी किस्म के लोग भी हैं। राहुल और अन्य कांग्रेसी नेताओं का ये तर्क है कि विपक्ष को सवाल पूछने का हक है। चीनी सेना के पीछे लौट जाने की खबरों के बावजूद कांग्रेस और भाजपा के आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला कायम है। उनके और उसके खत्म होने की कोई उम्मीद भी नहीं दिख रही है। कहना कठिन है कि इस सिलसिले से किसे क्या हासिल होने वाला है। सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों और खासकर ट्विटर पर ट्रोलिंग यानी छिछोरेबाजी नई बात नहीं है। सोशल मीडिया के विभिन्न मंच पर ऐसी बातें वक्त बेवक्त उठती रहती हैं। ऐसे तत्वों को सोशल मीडिया कंपनियां संरक्षित ही नहीं बल्कि प्रोत्साहित भी करती हैं। उनकी ओर से रह रहकर यह फर्जी दावा भी किया जाता है कि वे फेक न्यूज़ और हेट स्पीच के खिलाफ लगातार काम कर रही हैं। जब लेह के अस्पताल को लेकर सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार हद से अधिक बढ़ा तो सेना ने यह बयान जारी किया कि यह दुखद है कि कुछ लोग हमारे जनरल अस्पताल में सैनिकों के इलाज पर सवाल उठा रहे हैं। जहां सैनिकों को रखा गया वह सामान्य अस्पताल का हिस्सा है। जिस कक्ष का इस्तेमाल प्रशिक्षण दृश्य श्रव्य सभागार के रूप में किया जाता है, उसे कोरोना संकट के बाद कोविड-19 के मरीजों के उपचार के लिए वार्ड में बदल दिया गया है। अच्छा होता है कि सेना की ओर से ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता, क्योंकि इससे सेना की छवि और धूमिल होती है। आखिर सेना के प्रति यह कैसा सम्मान है कि उस पर बेहूदे लांछन या आरोप लगाए जा रहे हैं? क्या सेना के प्रति सम्मान जताने का इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं हो सकता? जिस तरीके से उस पर आरोप लगाए जा रहे हैं। सेना देखिए, किसी भी देश की, भारत ही नहीं, किसी भी देश की सेना, उसकी ताकत होती है, क्योंकि वही सेना ही हमारे देश की या किसी भी देश की सीमाओं की रक्षा करती है। अगर हम उस पर आरोप लगाते हैं तो निश्चित तौर पर हम एक तरीके से उनकी योग्यता, विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं, जबकि वो दिन रात बिना किसी की परवाह किए हमारे लिए ही अपने घरों को छोड़कर अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी हमारी सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। तो इस समय तो ऐसा माहौल है चीन से, वो तो पूरे वर्ल्ड मीडिया में चल रहा है। तो ऐसे में कोई भी विपक्ष हो, पक्ष हो या फिर कोई आम जनता, इस समय उसे सेना का हौसला बढ़ाना चाहिए, ना कि ऐसे वक्तव्य सोशल मीडिया पर दिए जाने चाहिए कि जिसकी सफाई के लिए सेना को खुद आगे आना पड़े। चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं, पढ़ाई और परीक्षाएं। कोरोना वायरस से उपजी कोविड-19 महामारी ने केवल सेहत और कारोबार पर ही बुरा असर नहीं डाला है, उसने जीवन के अन्य क्षेत्रों को भी गहराई से प्रभावित किया है। इसमें एक प्रमुख क्षेत्र है शिक्षा। चीन से निकली इस महामारी ने दुनिया भर को जिस बड़े पैमाने पर अपनी चोट में लिया है, उसका सामना करने के लिए कोई भी देश तैयार नहीं था। क्योंकि भारत उन देशों में है जहां कोरोना का कहर कहीं व्यापक है, इसलिए उसे लोगों की सेहत और कारोबार के साथ इसकी भी चिंता अधिक करनी पड़ रही है कि छात्रों की पढ़ाई को कैसे जारी रखा जाए और रुकी हुई परीक्षाओं को किस तरह संपन्न कराया जाए। पढ़ाई के मामले में ऑनलाइन विकल्प अवश्य आजमाए जा रहे हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि इस तरह की पढ़ाई स्कूल कॉलेज जाकर किए जाने वाले अध्ययन का स्थान नहीं ले सकती है। स्कूल कॉलेज जाने वाले छात्र केवल पठन पाठन के उपयुक्त वातावरण से ही दो चार नहीं होते, बल्कि वे व्यक्तित्व का विकास के उन तौर तरीकों से भी परिचित होते हैं जो घर परिवार में रहकर हासिल नहीं किए जा सकते हैं। जब तक स्पष्ट है कि ऑनलाइन अध्ययन परंपरागत पठन पाठन का विकल्प नहीं बन सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसे सहायक ही बन सकता है, तब भी छात्र, शिक्षकों, अभिभावकों और शिक्षा प्रशासकों को इस पर गहन मंथन करना होगा कि मौजूदा चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में हमारे लिए एक न्यूज़ है, वो है कि 116 दिनों बाद आज होगी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की वापसी। विश्व क्रिकेट के लिए बुधवार का दिन ऐतिहासिक होगा, जब कोरोना महामारी के बीच 116 दिन के अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की वापसी होगी और इंग्लैंड व वेस्टइंडीज की टीमें साउथ कैप्टन के एजेस बाउल स्टेडियम में अपने पहले टेस्ट मैच के लिए मैदान पर उतरेंगी। कोरोना वायरस से बदले नियमों के बीच यह दोनों टीमों के खिलाड़ियों के लिए एक नई शुरुआत की तरह होगा।
इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने दैनिक जागरण से बातचीत में कहा कि दर्शकों की कमी मैदान पर खलेगी, क्योंकि सभी खिलाड़ी जानते हैं कि वह देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और वह सिर्फ जीतना चाहेंगे। मार्च के बाद से ही क्रिकेट पूरी तरह से बंद हो गया था और जब स्टोक्स से पूछा गया कि इंग्लैंड को घरेलू परिस्थिति का फायदा मिलता है, वार्मी आर्मी समर्थन के लिए होती है, जहां स्टोक्स का प्रदर्शन भी निखर कर आता है। इस पर स्टोक्स ने कहा कि अगर आप देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, आप देश के लिए खेलना चाहते हो, तो आपको इससे ज़्यादा गर्व की कोई और बात नहीं है। जहां तक दर्शकों की बात है, तो हमें मालूम है कि सिर्फ इंग्लैंड ही नहीं, दुनिया भर से लोग देख रहे होंगे कि हम मैदान में जाएंगे और अपने देश के लिए खेलेंगे। ये आज का यानी 8 जुलाई 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।